हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आपका एमपीसेट 2026 का एग्ज़ाम हो चुका है। अब बारी आती है कि हमको ये पता करना है कि जो पेपर आया था वो इजी आया था, मॉडरेट आया था, टफ आया था, कट ऑफ क्या जा सकता है, आंसर की क्या होगी। तो बेसिकली आज हम इस लेक्चर में यही डिस्कस करेंगे, हमारा आंसर की एंड पेपर का कट ऑफ क्या हो सकता है। ओके, तो मैं वीडियोस को दो पार्ट में बनाऊंगी। पहले पार्ट में 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे, दैट इज 51 टू 100 एंड देन 101 टू 150 क्वेश्चंस। ओके, तो मेरे पास जो क्वेश्चन यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर का सेट है वो बेसिकली मेरे पास सेट बी है। तो आप यहाँ पर अपने आंसर्स भी बताइएगा कि क्या आप जो मैं बता रही हूँ आपने वही टिक करा है या कोई एम्बिग्विटी है, कुछ भी है तो आप कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। साथ में ये भी बताइएगा कि आपके क्वेश्चंस कितने सही हुए एंड साथ में आपके क्या आपको जो हमारे वीडियोस अपलोड थे इजी कैम के वो हेल्पफुल रहे या नहीं, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आया था, आपको पूछा था रिटेंशन फैक्टर पूछा था। आपको पता है आरएफ की वैल्यू क्या होती थी, जितना आपका आयन, ऐसे आप पेपर पे ही बनाते थे, आपने छोटी क्लासेस में करा है। यहाँ पे डॉट लगाते थे, जितना यहाँ तक ट्रैवल करता था यहाँ तक, और उसका मेजरमेंट लेते थे। ऊपर आयन का लेते थे, जितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, अपॉन में सॉल्वेंट का। तो ये बेसिकली क्या होता है आपका पेपर एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में यूज होता है, क्या, रिटेंशन फैक्टर, दैट इज आरएफ फैक्टर। ओके, नेक्स्ट अमंग द फॉलोइंग एनालिटिकल मेथड्स विच वन इज यूज्ड ऑन थर्मल एनालिसिस। थर्मल एनालिसिस में बेसिकली आपसे पूछा है कि कौन सी टेक्निक आपकी क्या होती है, यूज होती है। तो देखिए, थर्मल टेक्निक बेसिकली आपको इतना तो पता होगा कि थर्मल टेक्निक आपकी टीजी आपको पता होगी, टीजीए पता होगी, इसके बाद डीएससी आपने क्या करा होगा, नाम सुना होगा, खाली क्या सुना होगा, ऐसा नाम सुना होगा डीएससी, या फिर क्या होती है आपकी टीजी होती है, ऐसे टाइप के आपने नाम भी सुने होंगे। तो इससे भी आप ये क्वेश्चन कर पाते। बेसिकली ये जो डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमीटर मेथड है, यही आपकी क्या है, डीएससी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था। बेसिकली ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन तो मैंने आपको बहुत बार इसमें एमपी सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी कराए थे। आपको क्या पूछा था यहाँ पर, Fe3+ प्लस 1 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट किस में हो रहा था आपका, आपसे Fe2+ में कन्वर्ट करने का बोला था। ठीक है, आपको क्या देके रखा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है 10⁻⁻⁴, इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है 10⁻⁻1। ई नॉट आपके पास यहाँ पर कैसे निकल के आएगा, ई नॉट आपको ऑलरेडी गिवन है, कितना देके रखा है, 0.771। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे 0.771 माइनस 0.591, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, 1 लॉग। ये मैं आपको ऑलरेडी सॉल्व करना बताया था कि कैसे करना है, 10⁻⁻1 10⁻⁻2। यहाँ से जो आप ई नॉट कैलकुलेट करते हैं, आपका ई नॉट कितना निकल के आता है यहाँ से, बहुत इजी कैलकुलेशन था, 0.771 करते माइनस, इधर ये माइनस का प्लस हो जाता, तो यहाँ पे क्या आ जाता, सिंपल 0.0591 इंटू 3। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका विद इन 1 मिनट के अंदर हो जाता। आप इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करके लिखते तो आंसर आएगा 0.5937 वोल्ट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 0.5937 समथिंग आ रहा है, तो प्लस का ही आ रहा है, 0.592 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, द रोल ऑफ क्लोरोफिल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फोटोसिंथेसिस। आपको पता है क्लोरोफिल में Mg2+ यूज होता है। विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चर ऑफ सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन बेसिकली आपका क्या होता है, पीटी, ये लिया आपने NH3, ये लिया आपने NH3, और ये क्या होता है, Cl, ये बेसिकली यहाँ से किलेशन करके कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। ठीक है, तो इसकी जो ज्योमेट्री हो वो क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर होती है। करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायो इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल रेडियो मेडिकल पर्पस में यूज होता है, टेक्नीशियम। अगर आप देखेंगे तो ये जनरली आपको 99M मतलब मेटास्टेबल स्टेट ऐसा टाइप का लिखा हुआ मिलेगा। ओके, क्या बोला है, हाफ लाइफ बताना है, तो बहुत इजी है, आपको हाफ लाइफ पूछिए रेडियो न्यूक्लियोटाइड की। रेडियो न्यूक्लियोटाइड मतलब ये कौन सी काइनेटिक्स फॉलो करता है, ये फॉलो करता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स।
क्या फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। और आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में टी हाफ इक्वल टू होता है 0.693 बाय में लैम्डा। लैम्डा इज नथिंग बट अ रेट कांस्टेंट इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ओके, देखो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है ऑलमोस्ट कैसे होती है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रिंसिपल अलग होता है लेकिन जो डिटेल्स आपको ऑलमोस्ट आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी देती है वही क्या देती है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी देती है। तो ये इल्यूसिडेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर करेक्ट है, फंक्शनल ग्रुप को लोकेट करता है करेक्ट है, लोकेटिंग केमिकल बॉन्ड्स इन मॉलिक्यूल से भी करेक्ट है। तो आंसर क्या आना चाहिए आपका, ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग मेटल्स इज वाइडली यूज्ड इन नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस। तो इसका आंसर आएगा मोलिब्डेनम। ओके, नेक्स्ट है द मेजर्ड एब्जॉर्बेंस ऑफ अ सॉल्यूशन विथ पाथ लेंथ 1 सेंटीमीटर इज ये। बेसिकली ये क्वेश्चन आपका कहाँ से आया था, ये आया था बियर्ड लैम्बर्ट लॉ से, बियर्ड लैम्बर्ट लॉ से आया था। आपको फॉर्मूला पता होगा इसका। फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका A इक्वल्स टू एब्जॉर्बिविटी ECl, यही होता है आपका फॉर्मूला। ठीक है, आपको एब्जॉर्बेंस कितना देके रखा है, एब्जॉर्बेंस दिया है 0.544 इक्वल टू ई की वैल्यू आपको निकालना है, सी आपको देके रखा है 1.4 10 की पावर -3 एंड आपको सी देके रखा है, देन उसके बाद लेंथ कितनी देके रखी है 1। देखो कोई इसी में ही पूछिए, लेंथ का याद रखना है, एब्जॉर्बेंस की कोई यूनिट नहीं होती है। एम का मतलब क्या हो जाएगा, मोल्स पर लीटर हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा सेंटीमीटर। क्लियर है, ये देके रखा, आपको ई की वैल्यू निकालनी थी तो ये कितना आ गया 0.544 डिवाइड में 1.4 इंटू 10 की पावर -3, यूनिट क्या रही यहाँ पे मोल, लीटर का इनवर्स और सेंटीमीटर, ये यूनिट थी। ऊपर जाएगी तो ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी अपने पास यूनिट लीटर, ये मोल का इनवर्स और सेंटीमीटर का इनवर्स। देखो यूनिट वही आ गई। अब इसको डिवाइड लगाना है तो आप कुछ भी मत करिए, सिर्फ 10 की पावर 3 को ऊपर लेके जाइए और ये कितना हो जाएगा 0.554 अपॉन में 1.4, इनको करेंगे सॉल्व तो कितना आ जाएगा, 3 जीरो हटाइए, इजी था कैलकुलेशन, इतना टफ नहीं था। नीचे 14 और ऊपर लेके जब आप इसको डिवाइड लगाएंगे तो ये कुछ निकल के आएगा 388.5 लीटर मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, आपको क्लासिकल में वेरिएबल, अच्छा ये एक्चुअली में ऐसा है पी एक्स स्क्वायर, आपको पता है पी एक्स का वैल्यू कितना आता है, आपको पता है पी एक्स इक्वल्स टू होता है -IH का डो बाय डो एक्स, इसका स्क्वायर कर देते हैं, कितना आ जाएगा -IH का डो बाय डो एक्स का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आएगा, स्क्वायर करने पे माइनस तो प्लस हो जाएगा, आई स्क्वायर ये होगा एच कट स्क्वायर, ये हो जाएगा डो स्क्वायर बाय डो एक्स स्क्वायर। फाइनल आंसर आई स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है -1। ठीक है, आई स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है -1, तो ये हो जाएगा -H कट स्क्वायर डो स्क्वायर अपॉन में डो एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ये ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन। देखो ये तीनों डायरेक्शन में और चूंकि ऐसा लोब बना हुआ तो ये क्या होगा, dz स्क्वायर का ऑर्बिटल है। क्लियर है, क्या है ये पूछा है उन्होंने, क्या द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स विच ऑर्बिटल, तो ये है dz स्क्वायर का ऑर्बिटल। ओके, नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रॉन इज कंस्ट्रेंड टू मूव इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ वेट 1 एंगस्ट्रॉम, इट विल हैव एनर्जीज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन लेवल n इक्वल टू 1 2 3 4। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था तो इसको आपको बेसिकली मार्क फॉर रिव्यू छोड़ना था। क्यों, क्योंकि देखो E इक्वल्स टू हमें ये तो पता है n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में क्या होता है 8ml स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू होती है। हमको L की वैल्यू देके रखी कितनी 1 एंगस्ट्रॉम देके रखी है। E इक्वल्स टू आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे n स्क्वायर को एज इट इज छोड़ो, पहले कॉमन निकाल लो, h स्क्वायर कितना आएगा 6.6 इंटू 10⁻³ -34 और ये कितना आएगा -34 लगाने के बाद इसका करना पड़ेगा स्क्वायर। नीचे आप क्या लिखेंगे 8 इंटू इलेक्ट्रॉन, इसको क्या माना है इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 और यूनिट क्या आएगी, यूनिट आएगी केजी। ऊपर यूनिट क्या आएगी, ऊपर आएगी जूल स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। एल स्क्वायर कितना देके रखा है, एल स्क्वायर मतलब ये 1 का 1 और यहाँ क्या एंगस्ट्रॉन्ग है, एंगस्ट्रॉन्ग मतलब कितना हो जाएगा, एंगस्ट्रॉन्ग का भी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा -20 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एक
मीटर में 10 एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना था एक्चुअली मैम, यहाँ पे पहली वाली यूनिट 38, देखो आप इसको एक तरीके से और कर सकते थे। ये वाला आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो हमको पता है क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड दिख रही एनर्जी। ये वाला बिल्कुल नहीं हो सकता कि फर्स्ट ज़्यादा हो फिर सेकेंड कम हो, थर्ड और कम हो, फोर्थ और कम हो, ये आंसर भी कैंसिल हो गया, ये हो नहीं सकता। लास्ट आपके पास क्या बचे, ये और ये दोनों आंसर बचे। ठीक है, अब आपके पास ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो आपको एक कैलकुलेशन करते तो आपको बाकी सारे आंसर्स आ जाते। तो यहाँ से ई करते, ई करने के बाद ये कितना बन जाता आपके पास 6.6 का स्क्वायर, ये करते ये निकल के आ जाता है 0.5983 इंटू ये कितना आएगा 10⁻⁻68 हो जाएगा, 10⁻⁻68। ठीक है, इन सबको भी मैंने डिवाइड कर लिया है, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लिया है। और ये वाली पावर्स कितनी आ जाएगी -31 -21 प्लस का 51 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं जूल को क्या लिख सकती हूँ, जूल को लिख सकती हूँ केजी। ठीक है, एक जूल को मैं निकाल रही हूँ यहाँ से, क्या लिख दूंगी केजी, साथ में आएगा मीटर स्क्वायर और ये होता है सेकेंड का स्क्वायर। मैंने सिर्फ क्या करा, इतने से को चेंज करा। ठीक है, कितने को चेंज करा, जस्ट वेट अ सेकेंड, ये यहाँ पर जूल स्क्वायर एज इट इज, मैंने सिर्फ एक जूल की वैल्यू ये लिख दी, ये जूल की वैल्यू। ठीक है, और नीचे आपके पास क्या बच रहा था, नीचे बच रहा था केजी और क्या बच रहा था मीटर स्क्वायर। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो मैं ये वाली मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, केजी से केजी कैंसिल, सेकेंड इनवर्स स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, ये याद रखना, ये जे से जे मत काट देना, तो लिखने के लिए बताया मैंने। ओके, नेक्स्ट अभी क्या करेंगे हम, यहाँ से हमारे पास क्या बचा है, ई इक्वल्स टू आ गया 0.5983 इंटू 10⁻⁻68 प्लस 51 करेंगे, कितना आ जाएगा -68 प्लस 51, ये आ जाएगा हमारा -17। आंसर किस में आ गया, जूल में। अब ये आपको पता होना चाहिए कि एक जूल में कितने होते हैं, 6.242 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। ठीक है, तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो ये कुछ निकल के आएगा आपका 37.32 एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सब जगह याद रखना, एन स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, मैंने एन स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर नहीं रखी, एन स्क्वायर है। ठीक है, ये आ गया। अब अप्रॉक्स इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, 38 एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल दूँ। क्लियर है। अब यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ किसकी वैल्यू, मैं निकालना चाहूँ यहाँ पर E1 की वैल्यू, तो मेरा E1 कितना आ जाएगा 38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब तो आप इजीली निकाल लेंगे। E2 निकालना चाहूँगी, कितना आएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 2 का स्क्वायर एन स्क्वायर मतलब 4, कितना आ जाएगा 8 4 32, 3 कैरी ओवर 12 और ये 152 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 निकाल के आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। D2H पॉइंट ग्रुप, बेसिकली ये तो आपको आंख बंद करके लगा लेना था अगर आपने मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ग्रुप थ्योरी देखा हो, वहां पे मैंने आपको नेफ्थेलिन का पॉइंट ग्रुप लिखवाया था D2H। ठीक है, SF6 ऑक्टाहाइड्रल हो गया। ट्रांस वाले में क्या दिक्कत आएगी, आपको बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि भाई इसमें भी क्या प्रेजेंट होगा, प्लेन तो प्रेजेंट होगा, सिग्मा H प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या कर सकता है, आप इसको ऐसे ही रोटेट करा सकते हैं। ये वाला कौन सी एक्सिस प्रेजेंट होगी, बेसिकली C2Y प्रेजेंट होगी, सिंगल एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीपल C2 एक्सिस प्रेजेंट नहीं है, तो ये D2H नहीं होगा। क्लियर है। नेक्स्ट S4 एक्सिस बताना है। S4 एक्सिस तो जहाँ पे C4 दिख रही है वही करके टिक लगा दो, यहाँ पर मिलेगी नहीं, लीनियर है मॉलिक्यूल, यहाँ पर भी नहीं मिलेगी। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आएगा, SO4 2 नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट आता है PTCl4 प्लस PTCl6। ये आपने ऑलरेडी क्वेश्चन देखा होगा, ये बेसिकली PCl देके रखा है। ये क्या होगा मेरा, ये बनाएगा बेसिकली टेट्राहाइड्रल और नेक्स्ट वाला ऑक्टाहाइड्रल। PTCl4 प्लस ये कैसे बिहेव करेगा, CH4 की तरह। ठीक है, और ये तो आपको पता है SF6 की तरह कर लेगा, तो ये टेट्राहाइड्रल और ऑक्टाहाइड्रल करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देके रखा है टर्म सिंबल निकालना है। देखो ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन लिख के रखा है जिसका भी है ये। लास्ट वाले टर्म को देखना है, L की वैल्यू कितनी आ रही थी, L की वैल्यू 0 आ रही थी, तो यहाँ से टर्म सिंबल क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। इसके बाद मेरी S की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 आएगी।
1/2 आएगी, तो 1/2 से 2s+1 निकालूंगी, कितना आ जाएगा मेरा, 1/2 से 1/2 कैंसिल, ये 2 आ गया। बचा क्या है, j की वैल्यू लेस देन हाफ फील्ड है, कुछ भी कर लो, l+s कर लो या l-s कर लो, आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ से कितनी आ गई है, 1/2। तो मेरा टर्म सिंबल क्या है, 2s1/2, ये मेरा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट आता है विच हैज द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। यहाँ पर आप इसका बॉन्ड लेंथ कैसे करेंगे, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, बॉन्ड ऑर्डर के। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर आपको बहुत सिंपल हो जाता है क्वेश्चन, एन बी माइनस क्या होता है, एन ए अपॉन में 2। और जब अपन एमओटी बनाते तो जैसे जैसे एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन फिल होते बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। अब देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कम हुए, इन दोनों में से कुछ आंसर होना चाहिए क्योंकि शॉर्ट बॉन्ड लेंथ करना है। शॉर्ट बॉन्ड लेंथ कब होगी, जब मेरा बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आएगा। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा कब आएगा, जब Na पे इलेक्ट्रॉन कम होंगे। तो मेरा बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका रहेगा, इसका रहेगा। तो सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, NO2+ की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, बेसिकली LCAO का फुल फॉर्म ये मेथड। द इनकरेक्ट कंडीशन इज ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम और इक्वल एनर्जी, बिल्कुल करेक्ट है। ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सिमेट्री अबाउट द न्यूक्लियर एक्सिस, बिल्कुल करेक्ट है। ऑर्बिटल्स मस्ट ओवरलैप टू मैक्सिमम एक्सटेंट, बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट है ऑर्बिटल्स मस्ट बी ऑफ द सेम एटम, ये वाला क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम ही ऑर्बिटल सेम एटम के ही ऑर्बिटल्स हो। फॉर एग्जांपल आप कार्बन मोनोऑक्साइड करते हैं, कार्बन का ऑर्बिटल होता है, एक ऑक्सीजन का ऑर्बिटल होता है। ठीक है, आ गया समझ में ये ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि ऑर्बिटल सेम एटम के ही क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। ओके, ये देखो ये एक्चुअली में नेट के लेवल का क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पर आपको क्या बताना है, यहाँ पर बेसिकली आपको निकालना है कंपोनेंट निकालना है, किसका निकालना है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट निकालना है। तो याद रखना है इसमें Hz की जो वैल्यू होती है, Hz आता है -h/2। आगे हो सकता है नेट में कभी क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हैं, 1 से 0 0 -1। उसके बाद Sx ये कितना आएगा, h/2, ये आता है आपका 0 1 1 0। लास्ट आता है आपके पास Sy जो आपसे पूछा है y कंपोनेंट, ये आता है h/2 और ब्रैकेट में आता है 0 -i और 0। ये होता है क्या आपका करेक्ट। तो यहाँ पे क्या देके रखा है, h/2 0 -i 0, फर्स्ट वाला करेक्ट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आंसर देखे, क्वेश्चन दिया है रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ CO पूछा है। द रोटेशनल कांस्टेंट B इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो सबसे पहले तो ये B क्या होता है, B का फॉर्मूला होता है रोटेशनल कांस्टेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिलेट करते कुछ इस तरह से, 8π² IC। जब आपको क्या देके रखा है, रोटेशनल कांस्टेंट सेंटीमीटर इनवर्स में। देखो अब आपको यहीं से दिमाग लगा लेना चाहिए थोड़ा सा कि H की जो वैल्यू आती है वो कितनी रहती है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करने जाऊं तो 6.6 इंटू 10 की पावर -34। नीचे अगर वैल्यू रखूं तो 8 इंटू कितना आएगा, 3.14 का स्क्वायर। आई की वैल्यू क्या करना है, मुझे निकालना है। और ये किस में था, ये किस में लूंगी, 3 इंटू 10 की पावर 10। 3 इंटू कितना आएगा, 3 इंटू 10 की पावर 10 किस में आ जाएगा, ये सेंटीमीटर पर सेकेंड में। अब यहाँ से आई की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो कितना आ जाएगा, 6.6 10 की पावर -34 अपॉन में कितना आएगा, 8 इंटू 3.14 का स्क्वायर। बी की वैल्यू आपको कितनी देके रखी है, 1.922 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 10 और ऊपर लेकर जाऊंगी इसको। यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आता है जूल सेकेंड। अभी हमने जूल की वैल्यू निकालना बताई थी, जूल मीटर स्क्वायर, क्या रहा था, जूल की वैल्यू मीटर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर का इनवर्स। ठीक है, और साथ में क्या रहता है मेरे पास, साथ में रहता है सेकेंड। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या होगा, ये मीटर स्क्वायर था, यहाँ पर मैंने क्या लेके रखा है, सेंटीमीटर लिया है ना। यहाँ पे भी सेंटीमीटर आ रहा है, मीटर स्क्वायर चल रहा है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। तो फिर इसके आगे हम क्या करेंगे, इसको केजी मीटर स्क्वायर में एक्चुअली में पूछा है तो ये तो एज इट इज रहा।
सेकेंड स्क्वायर और ये सेकेंड इनवर्स, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेकेंड इनवर्स आ गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर मेरी जो b की यूनिट आएगी, b की यूनिट आएगी यहाँ से, ये क्या आई, सेंटीमीटर इनवर्स, और एंड में क्या बच रहा है, सेंटीमीटर, एंड में क्या बच रहा है आपके पास, सेंटीमीटर, ये भी कैंसिल हो जाते। लास्ट में आपके पास ये क्या बचता है, सिर्फ केजी मीटर स्क्वायर बचता है। यहाँ तक आया समझ में। अब देखो, इसको पूरा सॉल्व करने की जगह आप दिमाग लगा सकते थे कि 10 की पावर -34, और ये भी ऊपर जाएगा 10 की पावर -10, तो कभी आंसर 10 की पावर -44 से तो ऊपर ही रहेगी पावर, ठीक है। और ऐसा सिर्फ एक ही आपको आंसर दिख रहा था, ये वाला, तो आपको आंख बंद करके 10 की पावर -47 वाला क्लिक कर लेना था इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग ऑल दिस। सीधे देखना था 10 की पावर -34 तो एच में ऊपर आएगी, तो इससे बड़ा आंसर होगा। तो या तो ये हो सकता था या ये हो सकता था। एग्जैक्ट -34 क्यों नहीं आ सकता था, क्योंकि आपको पता है नीचे क्या आ रहा है, स्पीड आ रही। जिस स्टूडेंट ने इसको पूरा सॉल्व करने में टाइम वेस्ट करा होगा, उसने यहीं पर ही अपने 5 मिनट्स वेस्ट कर दिए होंगे। ओके, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या लगाना था, दिमाग लगाना था कि कैसे आप इसको बिना सॉल्व करे आंसर ला सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आप फंडामेंटल बैंड्स बताना था आईआर स्पेक्ट्रम में, किसके, बेंजीन के। किसके बताना है भाई, बेंजीन के। बेंजीन क्या होता है मेरा, C6H6। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 12। फॉर्मूला क्या होता है, 3n-6, कितना आ जाएगा, 12 3 ज़ा 36 -6, आंसर क्या आ जाएगा, 30। बहुत इजी था ये क्वेश्चन तो, 30। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपसे 4 कांस्टेंट पूछा था, किसका, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। देखो, अगर किसी ने ये सॉल्व नहीं भी करा है तो सबको पता है C डबल बॉन्ड C की कितने पे आती है, समथिंग 1640 से 1690 के बीच में आती है, क्या, CC डबल बॉन्ड की। तो आपको तो बिना देखे 1680 आंसर क्या करना था, यहाँ क्लिक कर देना था, टिक कर देना था, बिना कुछ सॉल्व करे, ठीक है। जिनको सॉल्व करना है वो कर सकते हैं, फॉर्मूला लगता है न्यू बार, बट हमें यहाँ सॉल्व करने से मतलब नहीं है। हमें यहाँ क्या करना था, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करना था, लॉजिकली दिमाग लगा के। ये आ जाता आपका, सारी वैल्यूज पुट करते अननेसेसरीली कैलकुलेशन में उलझते आप। इससे बेटर आपको वैल्यू पता है, आप डायरेक्ट टिक करिए। ओके, नेक्स्ट ये भी मैंने एमपी सेट के प्रीवियस ईयर में सॉल्व करवाया था, जहाँ पे मैंने बोला था कि जो एनर्जी की रेडिएशन अगर कम एनर्जी पे आती है तो वो क्या होती है, स्टोक्स लाइन होती है, और अगर वो ज़्यादा एनर्जी पे रेडिएट होती है तो वो क्या होती है, एंटी स्टोक्स लाइन होती है, ठीक है। तो इन्होंने क्या पूछा, एक्साइटेशन रमन लाइंस लाई ऑन लोअर फ्रिक्वेंसी साइड, फ्रिक्वेंसी एनर्जी सेम होती है तो ये क्या आएगा, स्टोक्स लाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये आपसे बेसिकली क्या पूछा है, वो रेसिडुअल एंट्रोपी। ये क्वेश्चन भी मैंने एमपी सेट के प्रीवियस ईयर में आपको कराया। ऑलमोस्ट अगर किसी ने मेरे एमपी सेट प्रीवियस ईयर के वीडियोस देखे गए होंगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए होंगे। इसमें बस ये आता कहाँ से, ये इंटीग्रेशन करके आता है, तो ये प्लस सी आता है, इंटीग्रेशन का कॉन्स्टेंट होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये बेसिकली हमारा किससे हो जाएगा, मैक्सवेल से हो जाएगा। ये भी मैंने आपको बताया था कैसे याद रखना था, विद्यानंद का टीचर सरिका पंडित। ये बनाया GA। अब देखो यहाँ U की जगह मैं क्या लिख रही हूँ, E, क्योंकि इन लोगों ने E से दिया, और ये आ गया H। सिर्फ इनने देखो सब जगह E के लिए पूछा है, तो सिर्फ आप E वाला रिलेशन देखो। E वाला रिलेशन कैसे लिखते थे हम, DE इक्वल टू, इनको क्या लिखते थे, DS, और इसको क्या लिखते थे, DV। S के साथ में कौन आ रहा है, T, ये अपोजिट जा रहा है तो क्या आ जाएगा, -PDV। अब चेक कर लो, फर्स्ट वाले में तो प्लस DE, TDS नहीं, पहला वाला नहीं हो सकता। सेकेंड वाला PDV प्लस उधर साइड ले गए, SDT नहीं है, नहीं होगा। PDV है मेरे पास, DE है, TDS है, बिल्कुल है। ये वाला ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ ले आई लेफ्ट साइड में तो ये PDV प्लस का हो जाएगा, और ये आ जाएगा TDS। तो करेक्ट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, C। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन डेल्टा इज पॉजिटिव, डेल्टा इज नेगेटिव, ये मैं ऑलरेडी स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया में बताया था क्या होता है। डेल्टा G इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। तो यहाँ पर ये बन गया मेरा पॉजिटिव, ये बन गया मेरा नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव तो यहाँ से क्या होगा, डेल्टा G हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो क्या होगी, फॉरबिडन प्रोसेस होगी। ठीक है, बेसिकली क्या होगी, फॉरबिडन प्रोसेस होगी, क्योंकि डेल्टा G क्या है, मेरा पॉजिटिव आ रहा है। ओके, अब देखिए हो सकता है ये लोग फॉरबिडन भी दे सकते हैं आंसर की में, हो सकता है नन ऑफ द अबव। वैसे तो प्रॉपर आंसर इसका होना चाहिए फॉरबिडन
एक्चुअली मैं फॉरबिडन तो नहीं बोल सकते, हो सकता है कुछ एनर्जी लगा के, बट रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, ठीक है। तो हो सकता है नन ऑफ द अबव। अगर इन लोगों ने फॉरबिडन को क्या बोला हो, नॉन स्पॉन्टेनियस बोला है। एक्चुअली में इन लोगों ने मेंशन नहीं करा है, तो फॉरबिडन को ये लोग नॉन स्पॉन्टेनियस अगर मानेंगे तो फॉरबिडन होगा, अदरवाइज नन ऑफ द अबव भी हो सकता है, ठीक है। इन दोनों में से आंसर की में से दोनों आंसर मिल सकते हैं। नेक्स्ट आएगा फॉर अ थर्मोडाइनमिक, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का डेल्टा जी नेगेटिव नहीं हो तो वो प्रोसेस नहीं होगी, ठीक है। प्रोसेस तो एक्चुअली में फॉरबिडन नहीं है, प्रोसेस हो सकती है बट स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, तो आंसर मेरे हिसाब से नन ऑफ द अबव होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फॉर अ थर्मोडाइनमिक इरिवर्सिबल प्रोसेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो इरिवर्सिबल पूछा है, तो ये भी मैंने आपको ऑलरेडी स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया में बताया कि एंट्रोपी ऑफ द ओवरऑल सिस्टम इंक्रीज करती है, तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग की क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ओके, अगेन ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा हुआ था 79 वाला। इसमें ऐसे टाइप का मैं क्वेश्चन एक प्रैक्टिस में करवाया हुआ है मैंने। NaOH की आपको कितनी देके रखी थी, NaOH की देके रखी थी 248.1 इंटू 10⁻⁻⁴। लैम्डा नॉट m आपको BaCl2 का कितना देके रखा था, BaCl2 का देके रखा है 126.5 10⁻⁻⁴। लास्ट आपको लैम्डा नॉट m किसका देके रखा है, NaOH हो गया। अच्छा, इसके बाद NaCl का था, यहाँ मैंने गलती से ये लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। जस्ट वेट अ सेकेंड, यहाँ पर किसका था ये, चिल में मुझे कट करके ही लिखना होगा। ये बेसिकली किसका था, ये था हमारा NaCl का। और लास्ट वाला मेरा किसका है, लास्ट वाला है BaCl2 का। BaCl2 का कितना है 280 इंटू 10⁻⁻⁴। देखो ये हो गया। हमें चाहिए किसका है, हमें चाहिए लैम्डा नॉट m BaOH ट्वाइस का। ये कितना आएगा, लैम्डा नॉट m Ba2 प्लस प्लस, यहाँ पर जिसने 2 मल्टीप्लाई करना भूल गया हो उनके लिए दिक्कत है। मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का आपको Al2SO4 3 का ये सॉल्व करना भी बताया था, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, ये जो पहला वाला है ये किसके लिए होगा, बेसिकली लैम्डा नॉट Na प्लस और क्या आएगा प्लस लैम्डा नॉट MOH माइनस, क्या आएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा बेसिकली, जस्ट वेट अ सेकेंड, ये आएगा OH माइनस का। ये कितना आएगा लैम्डा नॉट Na प्लस का और क्या आएगा Cl माइनस का। ये कितना आ जाएगा लैम्डा नॉट Ba2 प्लस का प्लस लैम्डा नॉट MCl माइनस का। क्लियर है, कितना आएगा 2Cl माइनस का आएगा। यहाँ पर अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर मुझे लेना होगा लैम्डा नॉट m। मुझे चाहिए किसका, एक तो BaCl2 बेरियम चाहिए इसमें, और क्या चाहिए OH चाहिए। जो चाहिए उनको हमेशा प्लस में रखो, NaOH, और माइनस किसको चेक करूँगी मैं, मुझे Na और Cl दोनों नहीं चाहिए, वो माइनस करूँ। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर 2 OH आ रहे हैं, वो तो करेक्ट है। यहाँ पर 2 Cl आ रहे हैं, ठीक है। 2 OH तो मिल जाएंगे मुझे, कहाँ से मिलेंगे, अगर मैं NaOH में 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ पर NaCl में भी 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यहाँ से क्या होगा 2 OH आ जाएंगे और यहाँ से क्या होंगे 2 Na माइनस, और ये हो जाएंगे। जब आप इन सबको माइनस प्लस करेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या निकल के आएगा, 496.2 प्लस 280 माइनस 253, और कितना करेंगे 10 की पावर में आएगा -4। तो ये आंसर निकल के आएगा आपके पास 523.2 10⁻⁻⁴। अगर किसी ने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना भूल गया तो फिर आंसर चेंज हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है। देखो मैंने फर्स्ट वाले को एज इट इज़ लिया है, फर्स्ट वाला कौन सा लिया मैंने 496.2, मतलब ये होगा, इसका डबल करा, फिर क्या करा प्लस करा 280 और माइनस करा, इसको भी डबल करके लिया, तो करेक्ट आंसर आएगा 523.2 10⁻⁻⁴। ओके, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था, आपको सीधे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निकालना था। E0 इक्वल टू डायरेक्ट आता 0.17 माइनस करते -0.76। मैंने कितनी बार करवाया था ये, तो E कैथोड माइनस E एनोड।
फाइनल आंसर निकल के आएगा 0.93 वोल्ट, ये करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन हैज हाफ लाइफ डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। आपको पता है ऐसा क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसमें टी हाफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देके रखा है, द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मेंशन करा है, आपको निकालना है द रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट कैसे आएगा, k इक्वल्स टू आता है 0.693 अपॉन में क्या करना था, 15 करना था। सिंपल आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते थे, 693 इंटू 10⁻³ कर देना। क्या आ जाएगा यहाँ से, नीचे क्या आएगा 15, आपको पता है 15 4 जा 60 होता है, 93 आ गया। 93 के बाद कितना आएगा, 15 6 जा आता है कितना 90, देखो 4 6 दिख रहा है, पॉइंट लगा के 2 लोगे, 10 की पावर कितना आएगा -3। इसको क्या लिख सकते हो, 4.62 10⁻², एक पॉइंट मैंने खसका दिया आंसर लाने के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, लैंगमर आइसोथर्म का क्वेश्चन, डायरेक्ट मैंने बहुत बार कराया था। क्या आएगा, Kp अपॉन में 1 + Kp, क्या आएगा, थीटा इक्वल्स टू Kp अपॉन में 1 + Kp, ये करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टिंडल इफेक्ट का क्वेश्चन था, इसके लिए भाई जो डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज, ये करेक्ट है, क्योंकि क्या होना चाहिए हमारे पास, कंपैरेबल होना चाहिए, इसका जो डायमीटर है और जो हम वेवलेंथ लाइट यूज कर रहे हैं दोनों कंपैरेबल होना चाहिए। फिर नेक्स्ट दिया, द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड, ये भी करेक्ट है, उनमें क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, तो 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एटम्स इन द यूनिट सेल ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ये बहुत ईजी है, आपको पता है क्या होता है भाई, ये क्यूब बनता है आपका, ये तो ऑलरेडी मैं करवाया भी है ये वाला क्वेश्चन, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, क्या मिलता है, कॉर्नर पे मिल गया, कॉर्नर पे, उसके बाद कहाँ मिलता है, फेस सेंटर पे मिलता है, कॉर्नर पे हो गया, ये फेस सेंटर पे, कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 इंटू 8 1 होगा, प्लस फेस का कॉन्ट्रीब्यूशन 6 इंटू 1/2 कितना होता है, 3 होता है, आंसर क्या आएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा था, जो स्टूडेंट्स को अब यहाँ पर रटने वालों का काम खत्म, जिनको इनका कंसेप्ट पता होगा वो कर पाएंगे। उन्होंने क्या बोला था कि आपके ए एटम कहाँ पे है, कॉर्नर पे, ए एटम कहाँ है, कॉर्नर पे, और बी एटम आपका कहाँ है, फेस पे। तो टोटल बी एटम कितने हो गए, फेस के कितने आते, 3 आते, तो ये फेस के तो कितने हो गए, 3 एटम्स हो गए, और कॉर्नर के कितने हो गए, कॉर्नर के हो गए 1/8 इंटू 8, यहाँ कितना आ जाता है, 1 एटम आ जाता है ये। लेकिन उन्होंने बोला कि वन कॉर्नर से क्या है, वन कॉर्नर से ए एटम मिसिंग है, वन कॉर्नर से ए एटम मिसिंग है। अगर एक एटम मिस हो गया है तो ए कितने बचे, फिर कितने आ गए, कंट्रीब्यूशन है 1/8 का, टोटल आइटम कितने बचे, 7 बचे, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 7/8, और बी आपके कितने आ जाएंगे, बी आ जाएंगे 3। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए 7/8 और बी 3। जब इसको सिंपल फॉर्म में करना होता है तो जो डिनोमिनेटर आता है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ए 7 और बी कितना आ जाएगा, बी 24। तो करेक्ट आंसर आएगा A7B24, A7B24 करेक्ट आंसर आपका सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ब्रैग्स इक्वेशन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, n लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा। पॉलीडिस्पेरिटी इंडेक्स, अगेन ये क्वेश्चन भी करवाया हुआ था, सीधे आपको आंसर टिक करना था MW/Mn, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट में। द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू विद द रिगार्ड टू साइन इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर, ये आपको अच्छे से पता है, जो भी मेजर करते हैं और जो ट्रू वैल्यू उनका डिफरेंस निकालेंगे तो वो क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है, क्या निकालना है, रिलेटिव एरर। आपको पता है रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है आपका, जो आपकी मेजर्ड वैल्यू आई वो क्या लिखते हो, मेजर्ड वैल्यू माइनस क्या करते हो, एक्सेप्टेड वैल्यू, क्या करते हो, एक्सेप्टेड वैल्यू अपॉन में क्या कर देते हो, अपॉन में एक्सेप्टेड वैल्यू, मतलब ट्रू वैल्यू बोल दो या फिर एक्सेप्टेड वैल्यू। मेजर्ड कितनी थी यहाँ पे 36.97, माइनस आनी कितनी चाहिए थी, -37.06, कितनी एक्सेप्टेड है 37.06, सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा, कितना आ जाएगा, ये निकल के आएगा 0.00248 माइनस में।
अब पूछा क्या है, पार्ट्स पर 1000 पूछा है, तो मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस, ये बन जाएगा 2 पॉइंट, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.428 पार्ट्स पर 1000। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, माइनस में 2.4 पार्ट्स पर 1000। ओके, नेक्स्ट दिया है आयुपेक नेम पूछा है। देखो आयुपेक नेम के लिए तो पहले लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं, तो 1 2 3 4 5, इधर वाली बड़ी आ रही है और इधर वाली क्या है 1 2 3 4, ये 4 आ रही है। तो आप बेसिकली यहाँ वाली देखेंगे, यहाँ वाली से अब इसको असाइन करेंगे तो ये होगा 1 2 3 4 और ये 5। मिनिमम काउंटिंग जिसमें आती है हम वहाँ से स्टार्ट करते, तो ये क्या हो जाएगा 1 ब्यूटॉक्सी, ये क्या हो गया 1 ब्यूटॉक्सी 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन, 1 ब्यूटॉक्सी 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या करना रहता है, जो नॉमेनक्लेचर में 4 स्मॉलर रिंग है 5 बिगर रिंग है, कहाँ से स्टार्ट होता है, जो स्पाइरो एटम होता है उसके बाजू वाले से क्या होता है, नंबरिंग स्टार्ट होती है। तो ये बेसिकली हुआ आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4, इसके बाद आप लेते स्पाइरो एटम 5 6 7 8 9 10, ये आपका एकदम करेक्ट बैटर है। 2 पे ऑक्सा, 8 पे अजा भी आ रहा है, 4 5 डेकेन, तो करेक्ट आंसर मेरा ये होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयुपेक नेम बताना है। देखो इसका आयुपेक निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना था, आप सिंपल क्या करो, एल्कीन देखो, एल्कीन कैसी है, यहाँ पर क्या आ रहा है H, यहाँ पर भी क्या आ रहा है H, यहाँ पर क्या आ रहा है H और यहाँ पर क्या आ रहा है H। ठीक है, एल्कीन देख लिया। अब हम इसको असाइन करते हैं, ये कौन सी एल्कीन बन गई, बेसिकली ये मेरे पास बन गई Z एल्कीन, ये कौन सी बन गई, E बन गई। ठीक है, इतना देख लिया। नेक्स्ट क्या करेंगे, इस पे जो आ रहा होगा फोर्थ प्रायोरिटी H आ रही होगी, यहाँ पर वेज पे आ रही होगी क्या, फोर्थ प्रायोरिटी H। अब यहाँ पर नंबरिंग करती हूँ मैं, कैसे करूँगी, ये हो गई मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी 1, ये डबल बॉन्ड लगा तो 2 इधर, ये 3 इधर, 1 2 3 कहाँ जा रहा है भाई, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। 1 2 3 अगर ध्यान से देखूँ तो कहाँ जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में डैश पे है तो क्या आना चाहिए यहाँ पर S। यहाँ बात करूँ तो ये आ गया 1, यहाँ पर ये 2, ये 3, ये करूँगी, ये भी क्या आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी वेज पे तो क्या हो जाएगा R। ठीक है, अब कैसे करेंगे, देखो इसके साथ एल्कीन वाला पार्ट है तो हमें E और Z चाहिए, क्या चाहिए, E और Z चाहिए, और साथ में यहाँ पर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो ESZ देख लेते, ESZ एक तो C में आ रहा है और ESZ इसमें आ रहा है, दोनों का एक जैसा है। लास्ट वाला हमारे यहाँ क्या आ रहा है, R आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, S आ रहा है। तो करेक्ट आंसर फिर मेरे पास क्या हो जाएगा इसका, अगर हम चेक करेंगे तो मुझे क्या चाहिए, R चाहिए, लेकिन S नहीं चाहिए पहले वाले पार्ट में। तो करेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा फिर A। ठीक है, करेक्ट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। आया समझ में। आप सिंपल चाहो तो इसको यहाँ निकाल के भी कर सकते हो, ये OH और ये आपका क्या आया H, प्रायोरिटी देंगे, ये 1 हुई, ये 2 हुई और ये 3 हुई, हम ऐसे ही करते थे, इसको रोटेट करवा लेते थे मैं। क्लियर है, आया समझ में। तो ये बेसिकली मेरा क्या होगा, फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट होना चाहिए। बाकी सब में देखो सारी चीजें सेम है, यहीं पर डिफरेंस आएगा, तो ये आपको पहचान लोगे तो आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो ये वाला क्वेश्चन बेसिकली चैलेंजिंग है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि ये पहला वाला आपका हो गया क्या, अकायरल, पहला वाला होगा अकायरल, लेकिन दूसरा वाला क्या होगा, कायरल होगा। पहला वाला अकायरल क्यों होगा, यहाँ पर मिस्टेक क्या है, यहाँ पर होना चाहिए था, ये हो गया C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर एक्चुअली होना चाहिए ये डैश डैश लगा, यहाँ आना चाहिए था CH3, और ये चूंकि वेज वाला बॉन्ड था यहाँ होना था H, यहाँ पर फिर CH3 सही था और यहाँ पर H सही। अब चूंकि ये एक जैसे हो गए तो आप क्या करेंगे, ये वाले के अकॉर्डिंग जब प्लेन पास करवाएंगे तो क्या करेगा, ये वाले को ये आराम से दिखेगा। ठीक है, याद रखना इसके अंदर प्लेन कैसे पास होता है, ये ऐसे कुछ रहेगा, ये वाली चीज क्या आएगी, ये वाली ऐसे है और ये वाली क्या है, ये अंदर और बाहर, मतलब इसको ऐसे मान लो, ये वाली कहाँ आ गई, ये आपकी प्लेन में आ गई, और ये एक ऐसे और एक ऐसे। तो आप क्या करोगे, इसके अलोंग ऐसा प्लेन पास करोगे, ये कट करोगे तो ये तो स्फेरिकल आधे आधे कट हो जाएंगे, और क्या होगा, H को H दिखाई देगा। तो यहाँ पे क्या है, सिमेट्री प्रेजेंट है, सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा, फिर ये हो जाएगा मेरा अकायरल।
ठीक है, सेकेंड वाला बिल्कुल कायरल है, अगर ये इसके साथ होता ये दोनों, तब जाके ये दोनों क्या है, ये दोनों इनैंशियोमर बन सकते थे। लेकिन अब ये क्वेश्चन गलत हो गया क्योंकि पहला वाला कायरल है, दूसरा वाला कायरल, ऐसा कोई भी ऑप्शन आपको यहाँ नहीं दे के रखा है। ठीक है, ज्यादातर लोगों ने क्या करा होगा, इसको कायरल कंपाउंड्स मान के पेयर ऑफ इनैंशियोमर कर दिया होगा, लेकिन याद रखना ये कायरल नहीं बचा, ये क्या हो गया, अकायरल। इसके लिए दोनों एटम ये वाले क्या होने थे, ये वाले दोनों एटम डिफरेंट होने चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन बेसिकली आपका क्या आएगा, ये चैलेंजिंग क्वेश्चन आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू मिथाइल एसिटिलीन विच गिव्स ट्रांस 1,2 डाई ब्रोमोप्रोपीन, दिस रिएक्शन इज। देखिए, अगर आप किसी का भी किसी में एडिशन कर रहे हैं, सिर्फ आपको एक स्टीरियोमर मिल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये रिएक्शन कहलाएगी स्टीरियो स्पेसिफिक। स्टीरियो स्पेसिफिक, ठीक है, सिर्फ उन्होंने एक ही दिया, ऐसा नहीं बोला है कि 60% ट्रांस है, 40% सिस है, तब आता है स्टीरियो सिलेक्टिव। अभी स्टीरियो सिलेक्टिव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जब एक ही बन रहा है तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, स्टीरियो स्पेसिफिक आएगा। ओके, रिएक्शन क्या है, बेसिकली रिएक्शन है, आपको बोला है ये आपकी क्या है, ये रिएक्शन, ये H है, एसिटिलाइन बोला है, मिथाइल एसिटिलीन, इसमें आपको क्या ऐड करना है, Br2 ऐड करना है, तो आपका फॉर्म होगा क्या, ट्रांस ब्रोमीन। ये क्या बन गया, ट्रांस ब्रोमीन। आप अपने मन से नहीं बोलेंगे कि सिस भी बन सकता है, उसने क्लियरली मेंशन करा है जब ट्रांस बन रहा है, सिर्फ एक ही स्टीरियो आइसोमर बना है, तो क्या कहलाएगी रिएक्शन, स्टीरियो स्पेसिफिक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन ये क्वेश्चन चैलेंजिंग है, उसने पूछा है नॉन बेंजोइड और एंटी एरोमेटिक। सबसे पहले तो ये मेरा क्या है, नॉन एरोमेटिक है। जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि एरोमेटिक है, ये गलत है, एंटी एरोमेटिक है, गलत है। क्यों, क्योंकि एंटी एरोमेटिक के लिए भी क्या होना चाहिए, सारे एटम्स एक ही प्लेन में होना चाहिए, और ये तो मेरे देखो दो एक प्लेन में, दो एक प्लेन में, सारे अलग अलग है, तो ये बेसिकली क्या आता है, नॉन एरोमेटिक। ये वाला मेरा क्या है, ये वाला हो गया मेरा एरोमेटिक। ठीक है, ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये भी मेरा क्या आएगा, ये एक्चुअली में नॉन एरोमेटिक होगा। क्यों, ये देखो, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 6 लिया, कितने आ गए, 12 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये क्या है, बेंजोइड स्ट्रक्चर है, उन्होंने क्या बोला है, नॉन बेंजोइड बोला है। ठीक है, 12 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, आप 4n+2 इक्वल टू 12 रखेंगे, कितना आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर आप 4n रखेंगे तो 4n से एंटी एरोमेटिक ये हो सकता है, लेकिन ये क्या है, बेंजोइड सिस्टम है, तो ये भी नहीं हो सकते, तो बेंजीन जैसा दिख रहा है, तो फिर कैसे होगा। ठीक है, और एंटी ये भी अगेन क्या है, ये भी आपका क्या जाएगा, एरोमेटिक आएगा। 14 एन्युलिन आपकी बेसिकली क्या होती है, 14 एन्युलिन भी एरोमेटिक होती है। ठीक है, तो अगर हो सकता है आंसर तो ये हो सकता है, लेकिन ये बेंजोइड फॉर्म में। ठीक है, हम जब बेंजीन का पढ़ते हैं उसमें आता है बेंजोइड फॉर्म, तो अगर आंसर ये फिर भी एक बार को हो सकता है क्योंकि एंटी एरोमेटिक हो रहा है। लेकिन जब नॉन बेंजोइड पूछा है तो इसको होना नहीं चाहिए। ओके, चलिए, क्योंकि इसमें देखो बेंजीन रिंग फॉर्म हो रही है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ बेंजीन मेजर प्रोडक्ट बताना है। जिन भी लोगों ने ये वाला टिक करा है बिल्कुल गलत किया है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और यहाँ पर क्या होता है, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट होता है। कार्बोकेटाइन का क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, कैसे होगा, ये ऐसे था, ऐसे था, ये था, आप क्या करोगे, यहाँ से ये निकाल लेगा Cl- को, ये क्या आ गया, पॉजिटिव, ये आ जाता है आपके पास AlCl4 नेगेटिव। ये क्या है, यहाँ पर ये है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। क्या करेगा, अपने आप को रीअरेंज करेगा, रीअरेंज करके सेकेंड कार्बोकेटाइन बनाएगा। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो निकल के कुछ ऐसा आएगा, ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे, तो ये आपका सेकेंड आंसर करेक्ट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट आपको बताना है इंटरमीडिएट, ये ऑलरेडी मैं प्रीवियस ईयर में करवाया। क्या बनता है, कार्बोनियम आयन दैट इज कार्बोकेटायन, क्या बनता है, कार्बोकेटायन फॉर्म होता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगेन ये क्वेश्चन भी क्या है, चैलेंजिंग होना चाहिए, गलत क्वेश्चन है। आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कब होगी, जब वो क्या होगा, यहाँ पे होना चाहिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये क्या है, OMe ग्रुप है। OMe आपने जनरली इसको कैसा देखा होगा, OMe। ये क्या है, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। क्या लगाएगा, ये +M लगाएगा। इसका -I तो बहुत कम, हम वो भी कंसिडर नहीं करते। यहाँ पे तो नो इफेक्ट,
किसी का भी कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है। यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा +H, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो सबसे ज़्यादा मेरा स्टेबल कौन सा होगा, सेकेंड वाला होगा। सेकेंड के बाद मेरा क्या होना चाहिए, थर्ड होना चाहिए। थर्ड के बाद मेरा क्या आना चाहिए, फोर्थ आना चाहिए। फोर्थ के बाद फर्स्ट आना चाहिए। ये वाला बेसिकली यहाँ गड़बड़ दिया है, ऐसा कोई भी ऑप्शन यहाँ नहीं है। क्लियर है? चलिए देखते हैं 100 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर जनरेशन ऑफ कार्बीन ट्रीटमेंट ऑफ क्लोरोफॉर्म विथ बेस। बिल्कुल सही है, CHCl3। जब आप बेस से ट्रीट करते हैं तो ये क्या निकल के आ जाता है, CCl3 क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं, Cl- रिलीज कर देते, तो ये आपकी कार्बीन ऐसे जनरेट हो जाती है। ये क्या हो गया, CCl2 कार्बन। फर्स्ट करेक्ट है, फोटोलिसिस ऑफ कीटीन, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O लाइट करते हैं तो यहाँ से क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। अगेन आपके पास क्या बन जाएगी, कार्बीन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है, नेक्स्ट क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक डिकम्पोजिशन ऑफ डाइजोमीथेन। ये तो इससे तो आप जनरल प्रोडक्शन करते ही हैं आपकी किसका, कार्बीन का। यहाँ से क्या होती है, N2 गैस रिलीज हो जाती है, अगेन क्या आ जाती है, कार्बीन। लास्ट बचा प्रोडक्शन विथ डाइजीरीन। डाइजीरीन क्या होता है, N डबल बॉन्ड, ये ऐसा कुछ होता है। यहाँ से अगेन ये वाला N बॉन्ड टूट जाता है, अगेन क्या आती है, कार्बीन आ जाती है यहाँ से, और ये क्या बचता है, N2 बाहर निकल जाता है। तो क्या होगा, यहाँ पर सारे ऑप्शंस करेक्ट है। क्या आ जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, लास्ट रिएक्शन क्वेश्चन देखते हैं बेसिकली आज के लेक्चर का। द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करती है बिल्कुल, कार्बन स्केलेटन पे भी डिपेंड करती है, और लिविंग ग्रुप पे भी डिपेंड करती है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, ऑल ऑफ द अबव। देखो अभी मैंने आपको टोटल कितने क्वेश्चंस कराए, 50 क्वेश्चंस कराए, और मुझे लगता है 50 क्वेश्चंस में से आपके कम से कम यहाँ पर 45 to 48 क्वेश्चंस तो होने ही थे। ठीक है, 45 to 48 क्वेश्चंस होने थे, और ये कितने टाइम लिमिट में होने थे, देखो अभी मैंने लेक्चर बनाया, मेरा ऑलमोस्ट लेक्चर 49 मिनट्स का जाएगा ये। ठीक है, इसमें मैंने और भी बातें आपको बोली, तो ये क्वेश्चंस आराम से आपके सॉल्व हो जाने थे। मैंने ठीक है कैलकुलेशन पहले से करा, तो ऑलमोस्ट ये आपके 1 आवर में 50 क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व हो जाते। ठीक है, इसमें इतना कुछ था नहीं, 1 आवर नहीं, और इनफैक्ट मैं तो बोलूँगी कि यहाँ पर, क्योंकि अभी ऑर्गेनिक के क्वेश्चन नहीं है, तो यहाँ पर आप ऑलमोस्ट 50 मिनट्स, क्योंकि मैंने तो 40 मिनट्स में ही सॉल्व करे, 50 मिनट्स में आपके 50 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते, बहुत ईजी क्वेश्चन थे। ठीक है, अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो अगर मैं पेपर 2 के कट ऑफ की सिर्फ बात करती हूँ, पेपर 2 का कट ऑफ कम, आपने टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में से ऑन एन एवरेज हर बच्चा यहाँ से 80 क्वेश्चंस तो करेक्ट करके आया ही होगा। ठीक है, 80 क्वेश्चंस करेक्ट करना बहुत इजी था, बहुत इतना भी टफ पेपर नहीं था। पेपर मैं बोलूँगी इजी टू मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट था। हर बार सेट का पेपर इजी टू मॉडरेट ही आता है। आपके फिजिकल और इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं, और मॉडरेट इसलिए थोड़ा सा ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस में फंस जाते। तो आपका मान के चलिए कि पेपर 2 से, और मैं अगर पेपर 1 की बात करूँ तो मैंने जितने अभी रिव्यूज़ देखे स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, पेपर 1 में आप 40 क्वेश्चंस तो आराम से कर सकते थे, 40 क्वेश्चंस। तो यहाँ से आपके कितने आएंगे, यहाँ से आपके सपोज 160 मार्क्स आए, और यहाँ से आपके कितने आए, 80 मार्क्स आए। कितने आए, 80 मार्क्स आए। टोटल पेपर आपका 300 मार्क्स का था। तो मुझे लगता है कि कट ऑफ कहीं ना कहीं, कट ऑफ कितना जाना चाहिए, कट ऑफ कहीं ना कहीं 180 to 190 के लिए जाना चाहिए। मार्क्स के लिए, किसके लिए, फॉर जनरल कैटेगरी 180 to 190 आराम से स्कोर जाएगा। ओके, तो अब आप आपके आंसर्स बताइएगा। अगर आपको कोई और आंसर्स लगते हैं तो आप कमेंट करिए, और बताइए कि आपके कितने क्वेश्चंस हो रहे हैं पेपर 2 पेपर 1 में, जिससे और ज़्यादा कट ऑफ हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे। और याद रखिए, जो स्टूडेंट्स का MP सेट नहीं हुआ है अभी भी, उनके पास चांस है, AP में वो लोग बैठ सकते हैं। आप लोग टारगेट करिए जून वाले नेट का, जून वाले नेट का टारगेट करिए, अभी भी आपके पास चांस है। ऐसा नहीं है, आप डीमोटिवेट मत होइए। अगर आपका पेपर अच्छा नहीं गया तो अभी भी आपके पास टारगेट है, नेट आप क्वालिफाई करिए, जिससे आप MP PSC AP में बैठ पाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो अभी भी आप मिस मत करिए। इसको लेकर आप अपना 2-3 दिन वेस्ट मत करिए, आज से ही रिलैक्स करिए और कल से अपना सेट के लिए पढ़ना स्टार्ट करिए। ओके,
सो दैट्स ऑल फॉर दिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, ठीक है। फॉर मोर सच डिटेल्स सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन। ओके, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।